जय जोहार। एक तीर एक कमान। ठीक। और हम आदिवासी वो हैं जो इस संसार में सब जगह बसे हुए हैं। संसार में 195 देश है, इन 95 देशों में 90 देशों में हम आदिवासी बसे हुए हैं। तो हम एक देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, हम अंतर्राष्ट्रीय हैं या हम सार्वभौमिक है। और ये धरती आदिवासियों ने ही बसाई है। इस धरती के जो मूल मालिक है, जो धरती पुत्र है, वो हम सब आदिवासी हैं। हमारे पुरखे हैं जिन्होंने इस धरती को सहेजा है, संभाला है और इसको बिल्कुल सुरक्षित करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हजारों सालों से वो अपनी पीढ़ियों में स्थानांतरित करते जा रहे हैं। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हम आदिवासियों को विशेष महत्व देते हुए विश्व आदिवासी दिवस की स्थापना 1993 में की थी। और अभी पिछले साल हमने रजत जयंती वर्ष मनाया है, यानी 25 साल हो गए हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए। लेकिन हमारी सरकारें आदिवासियों के साथ इंसाफ नहीं करती है। वो इस तरीके के इस कानून लेके आती है कि सबसे पहले विकास के नाम पर विनाश हम आदिवासियों का ही होता है। और इस विनाश की सबसे बड़ी जो कारण है या सबसे बड़ी कमजोरी है वो है शिक्षा का अभाव। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज में या पूरे भारत में जहाँ भी आदिवासी है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ये गुजरात हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, सब जगह आदिवासी भारत में 12 करोड़ होते हुए यानी विश्व में सबसे ज्यादा संख्या भारत में आदिवासियों की है। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या होते हुए भी सबसे ज्यादा गरीब और बेहद अभावग्रस्त आदिवासी ही भारत में है। ये बहुत निराशाजनक है क्योंकि हम 70 साल से आजादी का जश्न मनाते आ रहे हैं। 73 साल मतलब आजादी के हो गए हैं और लोकतंत्र को भी 70 साल हो चुके हैं। फिर भी हम आदिवासियों के लिए आजादी और लोकतंत्र जैसी संस्था या जैसी चिड़िया का नाम अभी हमारे गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। तो मैं प्रशासनिक खामियों के बारे में बताना चाहूंगी कि सरकार खुद जानबूझ के हमको इस विकास के नाम पर विनाश में धकेल देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से हमें बिल्कुल ही दूर कर देती है। जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो हमारा विकास किस तरीके से होगा। सरकार जगह जगह हमारे समाज में आपने देखा होगा शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं कहीं पर भी नहीं है या बहुत कम है। लेकिन दारू के ठेके या देशी शराब की दुकानें सब जगह कैसे मिल जाती है? वो कौन लाता है? हम और आप लाते हैं क्या? बिना सरकार की अनुमति के आती है वो चीजें। तो जब वो चीजें आ जाती है तो शिक्षा क्यों नहीं आती, स्वास्थ्य क्यों नहीं आता, रोजगार क्यों नहीं आता, महिलाओं की समानता पे क्यों नहीं काम किया जाता? क्यों आदिवासियों को जंगली असभ्य बर्बरी अनपढ़ कहकर उनको दरकिनार कर दिया जाता है? नहीं, हम सबसे ज्यादा सभ्य हैं। इसीलिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लगाते। हमारे ही समाज में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है। हम ये नहीं कहते यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हमारे समाज की महिलाएं पुरुषों से कई कदम आगे बढ़कर चलती है, वो पुरुषों के पीछे लघु बनकर नहीं चलती। और हमारे और आपके विकास का या उन्नति का उन्हीं की रीढ़ पर चढ़ के आए हैं या उन्हीं के सहयोग से हम आज इन मंचों पर अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस भूमि को उन माताओं को नमन करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ अपने समाज के सभी बंधुओं से, भाइयों से, वरिष्ठ बुद्धिजीवियों से और समाज के लिए जो तत्पर है और सहयोगशील है वो राजनीतिक और कानूनी पेचीदगियों को समझे और अपनी आम जनता को भी या अपने समाज के सभी वर्गों को भी जागृत करें। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। जब शिक्षा में हमें अवसर मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब खेती सब जगह नहीं रही है, धरती के लिए पानी सब जगह नहीं रहा है। और विकास की जब आंधी हमारे गांवों को निकलती जा रही है, शहरीकरण होता जा रहा है, तो शिक्षा से हमें जुड़ना होगा, हमारे बच्चों को जोड़ना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर उनको मिल सके। इसीलिए सर ने कहा कि आदिवासियों के लिए एक अलग से बजट होना चाहिए। तो सर इस साल का 2019-20 का बजट मैंने देखा था, उसमें देखा सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट आदिवासियों का सरकार ने काटा है। बहुत न्यूनतम सिर्फ 1.80% यानी 2% कुल बजट का भी हिस्सा हमें नहीं दिया। उच्च शिक्षण संस्थानों में से भी बिल्कुल 0 बजट रखा है। तो सोचिए जब
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और मतलब सांस्कृतिक रूप से भगवाकरण या मनुवाद को बढ़ावा देने के लिए उन संस्थाओं को चलाया जा रहा है, ताकि हमारे अपने समाज के बच्चे, हमारे अपने बच्चे हमारे खिलाफ खड़े होकर हमारे विरुद्ध कानून लेके आए हैं। जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा या रूढ़ी सभा विशेष अधिकार रखती है, या संविधान ने हमें अनुसूची 5 और 6 में विशेष अधिकार दिए हैं और वन अधिकार कानून 2006 दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सरकार और आप सभी बुद्धिजीवियों से सवाल करना चाहूंगी कि 13 फरवरी 2019 को 21 राज्यों में 1 करोड़ लोगों की बेदखली का फरमान फिर किस तरीके से आ जाता है हमारे समाज की भलाई के लिए। 13 फरवरी 2019 को जो फरमान आया है सरकार की तरफ से कि पूरे भारत में 21 राज्यों में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों को बेदखल किया जाएगा, तो कहाँ गया हमारा वन अधिकार कानून 2006, पैसा कानून, और जो हमें अनुसूचियां मिली हुई है अनुसूची 5 और 6, जिसमें संविधान में हमें विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास पूरी इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है, या हम इन कानून की पेचीदगियों को नहीं समझ पाते। इतना होते हुए भी सरकारें जो नए कानून लाई है, जैसे ये NRC, कैब, CAA और LPR, ये बहुत भयानक कानून है, बहुत तबाही लाने वाले कानून है। और इस तबाही की शुरुआत जब वो शरणार्थियों को बसाएंगे, शरणार्थियों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो इस धरती के मूल मालिकों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने नेताओं की जुबान से सुना होगा कि इसमें सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, लेकिन आदिवासियों का कहीं कोई नाम नहीं है। क्यों? इस धरती के मूल मालिकों का नाम क्यों नहीं है? क्यों? जो शरणार्थी है वो अपने ही शरणार्थियों को बसाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं। ये हमारे समाज के खिलाफ या पूरी आदिवासी कौम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसका सबसे बड़ा कारण है भगवाकरण या संस्कृतिकरण या RSS की मनोवांछित योजना, जो हम सबको समाप्त करना चाहती है, हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहती है। लेकिन जब हम जागृत हो गए, जानने लगे इन चीजों का, सर ने बताया कि हम शेरों के साथ रहेंगे, जंगल है यहाँ सारे दार वगैरह से चीते भालू सब, जब हम खुले में इनके साथ रह सकते हैं, तो जो पिंजरों का निरीक्षण करते हैं शेरों में, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्या? करेंगे सब मिलकर मुकाबला, तभी हम इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि ये चारों कानून हम आदिवासियों के खिलाफ है। जब वो लाएंगे प्रवासियों को या जो पीड़ित लोग हैं उनको, यहाँ के लोगों की जमीनें हथिया कर, उनसे छीन कर और उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। जो NPR या ये जो चारों कानून बताए CAA के, इनसे पूरा मूल कारण है आपकी नागरिकता को छीनना, ताकि वोट देने का हक आपसे ले लिया जाए और आपको न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न रोजगार में, न धरती में, मतलब कहीं कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और सरकार फिर आपको डिटेंशन कैंप में कैदी बनाकर भी छोड़ सकती है। सरेआम जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं नक्सलवाद के नाम पर सरेआम उनकी हत्याएं हो जाती है, उग्रवाद के नाम पर गांव के गांव जला दिए जाते हैं। क्यों? हम आदिवासियों के साथ ऐसे क्यों किया जाता है कि आदिवासी शहरों में किसी घर को बर्बाद करते हैं, किसी के जमीन को हथियाते हैं, वो उन्हीं के प्रदेशों में जाएंगे, उन्हीं के गाँवों में जाएंगे और उन्हीं को हथियाएंगे, उनकी जमीन जायदाद, जल जंगल जमीन, और उन्हीं को अपराधी क्यों करार दिए जाते हैं? क्या हमने कभी शहरों में घुसपैठ की है? क्या कभी किसी का कुछ छीना है? और सिर्फ आदिवासी नक्सली और उग्रवादी क्यों बनाए जाते हैं, और कौन क्यों नहीं बनाई जाती? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये हमें हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे अस्तित्व को, जो जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकारा है, उस तक को समाप्त करना चाहती है। क्योंकि बड़े बड़े जो यहाँ से लीडर गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई आदिवासी या इंडोजीनियस पीपुल नहीं रहते हैं और हम सब मूल निवासी हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र तो सबको मिला हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, लेकिन मूलवासी या आदिवासी या इंडोजीनियस या इस धरती का जो मूल मालिक है वो हम सब आदिवासी
आदिवासी हैं और वो भारत में 12% आबादी है। इसका रिकॉर्ड ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने 1941 में किया था। जो जनगणना हुई थी उसने ब्रिटिश शासन ने जनगणना शुरू की थी। लगभग 70 सालों तक हमारी जनगणना हुई। 1841 से लेकर 1871 से लेकर 1941 तक, मतलब 60 दशक तक अंग्रेजों ने या ब्रिटिश हुकूमत ने हम आदिवासियों की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो किसी भी धर्म में नहीं मिला हुआ, वो एक प्रकृति धर्मी है, वो प्रकृति को मानने वाला, प्रकृति का रक्षक है। उसको कभी एनिमिस्ट का, कभी एबोरिजिनल का, कभी जीववादी का, कभी ट्राइबल रिलीजन का, कभी ट्राइब्स का। और फिर जब संविधान आया आजादी के बाद 1950 में, तब हमारी जनगणना बंद कर दी गई। यहीं से हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हुई थी, क्योंकि जब हमारी आबादी हमें पता नहीं होगी तो हमारी शक्ति का हमें पता नहीं चलेगा। हम हर प्रदेश में कई गुना आबादी होते हुए भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं बताना चाहूंगी कि हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरी बड़ी आबादी इस हिंदुस्तान में हम आदिवासियों की है, जिसको सरकार छुपाना चाहती है और हर धर्म में वो बांट देना चाहती है, जिस धर्म से भी वो जुड़ गए हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम सब आदिवासियत के साथ, प्रकृति जीवन दर्शन के साथ और सभी के जीवन और इस पर्यावरण के संरक्षण के साथ अपने जनगणना कोड की मांग करें सरकार से, क्योंकि अभी 20 और 21 में जनगणना की जाएगी और 21 में वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो हम चाहे कोई सी भी आदिवासी हो, सरना हो, गोंडी हो, मीना हो, भील हो, आदि धर्म हो, प्रकृति धर्म हो, जो भी वो मानता है उसके लिए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कोड या आदिवासी जनगणना कोड होना चाहिए। क्योंकि अब तक हम सब जितने भी फॉर्म भरवाए गए हैं स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में या नौकरी के जो भी फॉर्म होते हैं, उसमें आदिवासियों का कोई कॉलम नहीं होता। इन 6 धर्मों के साथ एक अन्य कॉलम रहता था, उस अन्य को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। तो उस अन्य की जगह 7वां कॉलम आदिवासियों का होना चाहिए, जिसमें वो अपनी मूल पहचान के साथ लिख सके कि मैं ये वाला आदिवासी हूँ, और सबको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिले, सबकी जनगणना हो और उस जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या निकल के आएगी, उस जनसंख्या के आधार पर आपकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजनीति में, हर स्तर पर अपनी अपनी जनसंख्या के अनुसार दावेदारी मिलनी चाहिए सरकारी स्तर पर। क्योंकि अब तक संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर उन पर सही तरीके से अमल होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं आती कि आदिवासियों को 70 साल पहले अंग्रेजों ने तो कॉलम कोड दिया था, जनसंख्या भी गिनी थी, लेकिन आजाद भारत में अब तक हमें ना तो कॉलम कोड मिला है और न हमारी जनसंख्या काउंट की गई है। तो आप सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवी समाज के जो युवा पीढ़ी है और विशेषज्ञ है विषय से, सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, सब मिलकर इस अभियान को जन चेतना से जोड़े और जो भी जनगणना को करने वाले आए या जनगणना कोड लेकर उसी कोड में अपना नाम अंकित करें, ताकि हम सभी आदिवासियों की एक आइडेंटिटी स्थापित हो सके और हम कह सके जय जोहार, एक तीर। इतना ही कहकर मैं आप सभी से जोहार करना चाहूंगी। जोहार। रोग लागू પડ્યો છે જેનું નામ છે સ્થગિતતા। જો આ રોગ દૂર કરી શકાય તો આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે। સતત વિકસતા